जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, सप्ताह में पूरे दिन हम लोग क्या कवर करते हैं, करंट अफेयर की क्लास CNA के नाम से, करंट न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। और सप्ताह के जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, जैसे फ्राइडे और सैटरडे, इन 2 दिन में हम लोग कवर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज फ्राइडे है, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का अगला चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह हम लोग देखेंगे। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनना लाजमी है आपके एग्जाम में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन की शुरुआत करने से पहले, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको, तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, स्टार्टिंग में आकर वीडियो को क्लिक करके चले जाना, ये आपका दायित्व नहीं है, ठीक है। यदि आपको समझना है, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऐसी अपेक्षाएं करके आप आए हैं, तो मैं उस पर खरा उतरूंगा या नहीं, ये आप लास्ट में बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं खुश कर सकूं। चलिए, जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो खत्म किया था तो उसमें देखा था कि भारत में किस तरह से उपनिवेशवाद पनप रहा था। पनपा पूरी तरह से, वह एक तरह से हम देखें, बीज पड़ा, बीज के बाद तना निकला, तना के बाद फूल पत्ती, सब कुछ पूरा वृक्ष तैयार हो गया। भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण आए। तीनों चरण सफलतापूर्वक चल रहे थे। भारत के किसानों का शोषण हो रहा था, आम जनता का शोषण हो रहा था, सैनिकों के साथ गलत किया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, रियासतें छीनी जा रही थी कि लोगों में क्या हो गया कि धीरे धीरे विद्रोह की भावना पनप गई। उस सरकार से लोग क्या करने लगे, खफा होने लग गए, उसे हटाने की कोशिश करने लग गए, लेकिन प्रमुख तौर पर कोई सामने नहीं आ रहा था। तो वही टाइम पीरियड है जब 1857 का विद्रोह होता है। आज हम लोग जानेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। जो अगला वीडियो आएगा डियर, उसे जरूर देखिएगा। प्रमुख केंद्र और वहां के नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 1857 का जो विद्रोह था पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। आगे चल के इसे खत्म कर दिया गया था कुछ ही महीनों में। उसके कारण क्या थे वो भी हम लोग कल समझेंगे। आज समझेंगे 1857 का विद्रोह है क्या, क्यों हुआ, प्रमुख कारण क्या रहे थे। तो चलिए आते हैं, हम लोग बोर्ड पर समझने का प्रयास करते हैं। इसके कारणों को हम लोगों ने कई भागों में बांट दिया है। जैसे आप देखेंगे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक तथा धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण और विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, ठीक। तो ये बैकग्राउंड आज तैयार होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3 से 4 नंबर आज आपके क्लियर होने वाले हैं यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि केवल UPSC और स्टेट PSC वाले ही देखें, सभी एग्जाम के विद्यार्थी जो हैं वो इसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक कारण प्रमुख रूप में क्या था। मैंने आपको बताया कि भारत का शोषण हो रहा है, भारत में उपनिवेशवाद पूरी तरह से अपने पंख फैला चुका है। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, ये सहायक संधि लेकर आया था। सहायक संधि के तहत होता क्या था डियर, सहायक संधि का मतलब यह है कि आप युद्ध करेंगे और ब्रिटिशर्स की सेना आपका सहयोग करेगी, और साथ ही साथ आपके रियासत में वो क्या करेगी, अपनी एक सेना की टुकड़ी रखेगी, रेजिमेंट रखेगी, जो आपके खर्चे पर होगी। तो ये सहायक संधि है, मतलब हमारे ही घर में वो सेना रखेंगे और हम उनके विरोध में बात नहीं कर सकते, हम किसी विरोधी के साथ बात नहीं कर सकते, किसी और रियासत के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम विद्रोह कर सकते हैं, इस वजह से वो अपनी सेना रखेंगे हमारी मदद के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो सहायक संधि भी एक प्रमुख कारण था राजनीतिक तौर पर। ये UPSC मेंस के लिए पूरा का पूरा कंटेंट है आपका, ठीक। डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत, आप लोगों ने हड़प नीति सुना था, जिसे आप लोग लॉर्ड डलहौजी बोलते हैं। लॉर्ड कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्होंने हमारा 200 वर्षों तक शोषण किया, तो ये लॉर्ड कहीं से कहीं तक नहीं है, केवल आप लोग नाम लेकर पुकारिएगा, क्योंकि गुस्सा भरा पड़ा है आज। इस तरह की चीजें जब होती हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए मिलती हैं कि वर्तमान में भी हम इस तरह की चीजें अगर हों तो उसे कैसे टैकल करें और कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं। आपने डलहौजी के बारे में देखा कि वो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था। यदि हम लोग इसे सिंपल वे में कहें तो इसे हड़प नीति कह सकते हैं, ठीक है। हड़प नीति का मतलब यह था कि जो भी देशी रियासतें थी, वहां के जो भी शासक थे, जो भी नवाब थे, यदि उनका स्वयं का कोई पुत्र या पुत्री, कोई संतान नहीं था, तो पहले यह होता था ना कि लोग गोद लेकर दत्तक पुत्र को या फिर दत्तक पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। लेकिन डलहौजी ने क्या कहा कि यदि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, आपकी पूरी की पूरी रियासत ब्रिटिशर्स के नियंत्रण में आ जाएगी, क्योंकि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको डीपली पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं यह भी भारतीय लोगों की परंपरागत नीतियों को भी क्षति पहुंचा रहा था, तो इस वजह से भी विद्रोह की भावनाएं पनपी, ठीक। नाना साहब की पेंशन रोक दी गई। नाना साहब कौन थे? तो नाना साहब आप सबको जानते हैं, उन्हें ये पेशवा थे, ठीक है। ये पेशवा थे और कहाँ पर, कानपुर में रहा करते थे, ठीक है ना। तो इनकी पेंशन को भी उन्होंने रोक दिया। तो राजनीतिक कारण के तहत आप लोग ये 3 कारण वैलिड तौर पर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक कारण क्या था? भारतीयों से भेदभाव की नीतियां लाई जाती थी। जैसे ये होता था ना कि कोई नियुक्तियां होती थी,
ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट होता था तो उसमें जो ब्रिटिशर्स लोग होते थे उन्हें उच्च पद दिए जाते थे और भारतीयों को नीचे पद पर रखा जाता था, क्योंकि उनकी नीतियां थी कि अगर भारतीयों को हम उच्च पद देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, उच्च पदों पर केवल ब्रिटिशर्स को ही बिठाया जाता था, ये मैंने आपको बता दिया। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली का मतलब यह था कि यदि कोई भारतीय जज है तो वो ब्रिटिशर्स लोगों के मुकदमे नहीं देख सकता था, क्योंकि वो फिर न्यायपूर्वक न्याय करने की कोशिश करेगा, कानूनी तौर पर उन्हें सजा देगा, तो उसमें गलत भी हो सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से गलत थे, तो उन्होंने जो न्याय की नीतियां थी वो बदल डाली। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उन्होंने की, आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन उसके बाद होता क्या था ना, जब न्याय होती थी तो जो ब्रिटिशर्स के मुकदमे आते थे तो वो मुकदमे केवल ब्रिटिश के ही जो जज हुआ करते थे वो सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ करता था। नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली गईं। मुगल बादशाह को लाल किला से बाहर निकाल दिया गया। जो मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो उनका नाम था क्या? बहादुर शाह जफर। ठीक है, उनके पहले भी जो बादशाह थे, आपको पता होगा बहादुर शाह जफर जो थे ना, ये लाल किला से निकलकर कहां पर रहते थे? हुमायूं के मकबरे में रहा करते थे, वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ठीक है ना, तो लाल किले से बहादुर शाह जफर को भी निकाल दिया गया। और जब कैनिन आया तो कैनिन ने कहा कि अब जो बहादुर शाह जफर है, इसके जो पुत्र होंगे ना, तो मुगल बादशाह या फिर सम्राट नहीं कहा जाएगा, उन्हें केवल राजा कहा जाएगा। तो उसने सम्राट की पदवी भी छीन ली। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल बादशाहों से सम्राट की पदवी किस ब्रिटिशर्स ने छीनी थी? तो उसका नाम था कैनिन, लॉर्ड कैनिन आप लोग बोलते हैं इसे, तो पॉइंट आउट कर लीजिएगा। प्रशासन में योग्यता की जगह धर्म को वरीयता दी गई। बिल्कुल, प्रशासन में जैसे कोई योग्य व्यक्ति है, वहाँ भारतीय है ना, तो उसे नीचे रख दिया जाता था, और यदि कोई ईसाई है, ब्रिटिशर्स है, तो उसे उच्च पद दिए जाते थे प्रशासन में, कि आप ऊंचे पद पर रहिए, आप ऊंचे ओहदे पर रहिए। और ये जो भारतीय हैं अपनी परंपरागत नीतियाँ और परंपरागत संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, इन्हें नीचे रखेंगे हम, क्योंकि आगे चल के विद्रोह ना करें। ठीक, तो ये कुछ हमारे प्रशासनिक कारण थे। अब आइए हम लोग सामाजिक तथा धार्मिक कारण पर चलते हैं। सिंपल वे में लेकर समझिएगा, मैं थोड़ा फ्लो में तेजी से चल रहा हूं जिससे कि वीडियो जल्दी कवर हो। ठीक, आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और माइंड में चीजें क्लियर हो जाएं। इन्होंने क्या कहा कि भारत की जो संस्कृति है वो हीन है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। भारत में परंपरागत सांस्कृतिक नीतियां चलती थीं, उनमें बदलाव की आवश्यकता है। इन लोगों ने कहा कि यदि हम इसमें बदलाव करेंगे तो भारत के लोग भी शिक्षित होंगे। एक तरह से हम लोग अगर आज के समय में देखें तो इन्होंने ठीक किया, लेकिन उस समय के जो रूढ़वादी लोग थे, रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे भारतवर्ष के, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा कि ये हमारी नीतियों को बदल रहे हैं, हमारी सभ्यता को यह गलत बता रहे हैं और पश्चिमीकरण कर रहे हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश दे दिया गया। ईसाई मिशनरियों का मतलब यह है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होते हैं? महंत होते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या होते हैं? तो आप सबको पता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हाजी वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, मौलवी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ईसाई धर्म में देखें तो ईसाई मिशनरी अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग, जिसे पादरी वगैरह आप बोलते हैं, उनको भारत में प्रवेश दे दिया गया कि आप जाइए भारत में धर्मांतरण करिए, लोगों को ईसाईयत में बदलिए, ईसाई धर्म स्वीकार करवाइए। तो 1813 में हुआ। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ला दिया गया कि यदि आप धार्मिक रूप से ईसाई हैं तो आप योग्य हैं, यदि आप ईसाई नहीं हैं तो आप योग्यता के बावजूद भी योग्य नहीं हैं। ये अधिनियम लाया गया 1850 में। फिर क्या होता है, 1856 में डलहौजी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। मैं इस चीज़ को सही मानता हूं कि जो विधवाएं हो जाती थी उनका पुनर्विवाह होना ठीक है। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं भी मानता हूं, शायद आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन तत्कालीन समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय के जो लोग थे वो इसे नहीं मानते थे, क्योंकि वो परंपरागत चले आ रहा था कि यदि विधवा हो गई, किसी भी महिला का पति यदि मर गया, शहीद हो गया, उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो गई, तो जो विधवा होती थी उसे पुनर्विवाह का अवसर नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं डलहौजी ने ये ठीक किया था भारतवर्ष के लिए, है ना। लेकिन डलहौजी के समय में यह लागू नहीं हो पाया। जब कैनिन आया, जिसने सम्राट की पदवी को समाप्त की थी, तो उसके समय में यह अधिनियम पारित हो गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। मतलब विधवाओं का अब फिर से विवाह हो सकता है। तो ये भी हमारे रूढ़वादी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ था, तो इससे भी क्रांति भड़की, है ना। उसके बाद सती प्रथा, दास प्रथा,
था, नरबली प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं ठीक था हमारे भारतवर्ष के लिए, कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी भी की, लेकिन उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो लोग थे उन्हें ये कहीं ना कहीं उनके धर्म के प्रति ठेस पहुंचा रहा था, गलत लग रहा था। ठीक, तो इस वजह से भी लोग भड़के हुए थे, आम जनता भड़की हुई थी। पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया गया और परंपरागत शिक्षा को खत्म कर दिया गया। भारत की जो परंपरागत शिक्षा थी इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और पश्चिमीकरण लाया गया। यहाँ पर अंग्रेजी की शिक्षा दी जाने लगी, यूरोप में जो चीज़ें चलती थी, जो कल्चर चलता था, उसे यहाँ पर लाया गया। लुंगी और धोती को छोड़कर लोग अब क्या कर रहे हैं, सूट बूट और टाई बेल्ट को फॉलो करने लग गए थे। ठीक है, तो यह था हमारा सामाजिक तथा धार्मिक कारण। अब बात करें कि 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या था, इसे भी ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां लेकर आए। इसके तहत स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, रैयतवाली, महलवाड़ी, ये सारी प्रथाएं लेकर आए, जिसके तहत किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। ठीक है ना, अपनी मनमर्जी से लोगों से खेती करवाते थे। इनके दिमाग पहले देखिए, इन्होंने क्या किया, हमारे जो भारतवर्ष के लोग थे, सिर्फ 1 मिनट चाहूँगा, उस समय क्या था कि लोग कुटीर उद्योग पर ज़्यादा क्या थे, डिपेंड थे। ठीक है ना, वो चरखा वगैरह चलाते थे, सूत काटते थे, जिससे कपड़े बनाकर वो बेचते थे विदेशों में। विदेश में भारतीय कपड़े की भरमार हो गई। तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो इन्होंने क्या किया कि जो बुनकर थे उनके उद्योगों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनसे ये धागा खरीदने लग गए, उनसे क्या करने लग गए, उनसे ये पूरी तरह से कच्चा माल खरीदने लग गए, कपास खरीदने लग गए। तो उनका जो व्यवसाय था टूट गया, तो जाहिर सी बात है इनकम बंद हो जाएगी। जब इनकम बंद हुई तो यहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। अब देखिए, उन्होंने प्रेशर नहीं दिया कि आप खेती करो, अपना पेट पालने के लिए इंसान जब उसका उद्योग जाएगा तो वो खेती तो करेगा। वो खेती करके फसलें उगाने लगे, अच्छी खासी इनकम होने लगी, वो खाने पीने लगे, मस्त रहने लगे। लेकिन इन्होंने जब नीतियाँ लेकर आए, आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिशर्स की, इन्होंने कहा कि देखो अब क्या करोगे तुम, हम जो बोलेंगे वो फसल उगाओगे। अब तुम खाद्यान्न की खेती नहीं करोगे, अब तुम वाणिज्यिक फसलों की खेती करोगे, जैसे कि नील की खेती करोगे, कपास की खेती करोगे, जूट की खेती करोगे, अफीम की खेती करोगे, चाय की खेती करोगे, जिनकी डिमांड यूरोप में थी, जिनकी डिमांड विदेशों में थी। तो किसान मजबूर होने लगा और वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगा। कम लागत पर कम मूल्य दिया जाता था, लोगों को ऋण दे दिया जाता था ज़्यादा मात्रा में, और उस ऋण के बदले जो ब्याज वसूला जाता था लोगों की इनकम से कई गुना ज़्यादा होता था। तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने जाल में ये फंसाते गए और भारत में भुखमरी आ गई, अकाल पड़ा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश किया करें। ठीक, कंपनी सिर्फ व्यापार को, जो व्यापारिक कंपनी थी वो सिर्फ लाभ को केंद्र में लेकर चल रही थी। किसका हनन हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, किसका शोषण हो रहा है, उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था, उसे सिर्फ लाभ कमाना था। ठीक है, पारंपरिक उद्योगों का पूरी तरह से सफाया हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था। कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया, खाद्य संकट आ गया, ये भी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ठीक है, उसके बाद आता है सैन्य कारण, जिसे आप लोग बेस मानकर चलते हैं कि 1857 की क्रांति क्या हुई थी, तत्कालिक कारण के वजह से, जो कि चर्बी का कारतूस आया। ऐसा नहीं है, मानते हैं कि उसकी वजह से वो जो विद्रोह था भड़का, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जनता भी भड़की हुई थी, सेना भड़की हुई थी, प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का जो था वह भड़क गया था। ठीक है, क्योंकि उनकी नीतियां गलत थी। सेना में जो अनुपात था उस समय भारतीय और अंग्रेजों का 5:1 था। 5 भारतीय सैनिक हुआ करते थे, 1 ब्रिटिशर्स होता था। ठीक है, जैसे कि 6 लोगों का समूह है तो उसमें 5 भारतीय और 1 क्या होता था, ब्रिटिशर, जिससे कि मृत्यु हो तो भारतीय लोग ज़्यादा मरे, है ना। आपको पता है कि जो भारतीय लोग हैं वो नमक हलाल होते हैं, नमक दलाल कभी नहीं होते, नमक हराम कभी नहीं होते। जिसकी खाएंगे उसी की सेवा करेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा शोषण हो रहा है कि क्या हो रहा है। समझने में बहुत देर कर दिए हम लोग। भारतीय सैनिक अधिकतम पद से सूबेदार तक जा सकते थे। देखिए, जो सेना होती है, सेना में भी पद होता है, जनरल का पद होता है, लेफ्टिनेंट का पद होता है, कर्नल का पद होता है, लेकिन जो भारतीय लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बन सकते थे बस। क्योंकि अगर उच्च पद पर पहुंच जाएंगे, उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया जाए और उनके मन में भ्रांति आ जाए कि अरे ये तो हमारा शोषण कर रहा है, उन्हें पता चल ही जाएगा, वो विद्रोह कर दें सेना के साथ। तो इस डर से भारतीयों को वो ब्रिटिशर्स केवल सूबेदार के पद तक ले जाया करते थे बस। हुआ क्या, 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। ये क्या है, आप कहेंगे सर इससे क्या हुआ, सेना में कैसे विद्रोह हुआ, इससे बताता हूँ। पहले क्या होता था कि सेना के जो लोग होते थे जब अपने घर पे पत्र लिखा करते थे तो उनको स्टाम्प नहीं लगाना पड़ता था, वो सैनिक हैं इस वजह से अच्छे से इज्जत के साथ उनके घर पहुंचता था। लेकिन जब 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया तो इसके तहत अब भारत के जो निवासी थे सैनिक,
उन्हें भी अब स्टाम्प लगाना पड़ेगा, ऐसा कहा गया। तो कहीं ना कहीं ये उनके अधिकारों का हनन हुआ, तो इससे भी वो क्या हुए, क्रोधित हुए। फिर 1856 में कैनिन सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लेकर आया। ये क्यों लाया गया मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या था कि जिस समय भारतवर्ष में ये शासन कर रहे थे, उसी समय आज का जो म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा पर भी इनका अधिकार था। तो भारत से सैनिक ले जाते थे ये बर्मा में। यदि ये लैंड के माध्यम से लेके जाएं, आज का जो बांग्लादेश है, पहले हमारे बंगाल में ही हुआ करता था ना, तो यदि ये लैंड की तरफ से लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, बहुत टाइम लगता था। तो ये चाहते थे कि भारत की जो सैनिक है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए सीधे कहाँ पहुँच जाए, बर्मा में पहुँच जाए, म्यांमार में पहुँच जाए। तो उस समय के जो लोग थे रूढ़वादी प्रवृत्ति के, वो कहते थे कि हम समंदर पार नहीं करेंगे, ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, हमारे वेदों के खिलाफ है, हम कभी भी सागर या फिर महासागर को पार करके युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। उस समय के लोग कहते थे। तब कैनिन 1856 में सामान्य सेवा का सेना भर्ती अधिनियम लेकर आया। इसने कहा कि जो भी सेना में आएगा उसे समंदर पार जाकर भी लड़ना होगा। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती थी। तो ये हो गया सैन्य कारण, सेना इस तरह से बौखलाई हुई थी। फिर आता है तात्कालिक कारण, जिसे आप लोग हाईलाइट करके पढ़ते हैं कि 1856 में ब्राउन बेस राइफल हुआ करती थी, लोहे की आयरन ब्राउन बेस राइफल, उसकी जगह न्यू इनफील्ड राइफल लाई गई। इस इनफील्ड राइफल में क्या होता था कि जब कारतूस भरा जाता था तो उसे पहले दांत से खोलना पड़ता था। तो ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि उस कारतूस में जो वो लगाया गया है खोलने के लिए पिन, वहाँ गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। तो हिंदू धर्म के खिलाफ भी, हिंदुओं का भी धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है और मुस्लिम भाइयों का भी धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई और इसी वजह से क्या होता है, विद्रोह का आरंभ हो जाता है। कहते नहीं है कि 1857 की क्रांति पता है क्या थी, बारूद का एक ढेर थी, उसे सिर्फ जरूरत एक चिंगारी की थी। आपने देखा जनता भी भरी पड़ी थी क्योंकि उसका शोषण हुआ था। और सेना में भी आधे से ज़्यादा लोग क्या हुआ करते थे, वो किसान के घर से ही होते थे, किसानों का शोषण हुआ था। और उस समय के जो नवाब थे सबकी पदवियां छीन ली गई, मुगल बादशाह भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो इस वजह से सब भड़के हुए थे, जरूरत थी एक नेतृत्व की, और जो वही नहीं मिल पाया। 1857 के विद्रोह में कुशल नेतृत्व ना होने की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने आगे चलकर इसका सफाया कर दिया था। हमारे ही लोगों ने इसका विद्रोह का विरोध किया था, जो शिक्षित लोग थे और यहाँ के जो जमींदार लोग थे वो इसका विरोध कर रहे थे। आप लोग सोचिए, उनके समझ में आया लेकिन बाद में आया, है ना, वरना 1857 में ही हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो चुका था। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या, जैसे ही लोगों को पता चला कि हमें जो नई राइफल दी गई है इसमें जो हम कारतूस डालते हैं उसे दांत से खोलना पड़ता है और इसमें गाय और सुअर की चर्बी डाली गई है, तो लोगों में क्या हुआ, क्रांति भड़क गई। लोगों ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो वहाँ के जो जवान थे, वहाँ के जो ऑफिसर थे, वो दंडित करने लग गए लोगों को। लेकिन अब यहीं से विद्रोह भड़क गया। कैसे? विद्रोह का आरंभ होता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट बटालियन में। क्या हुआ था, मंगल पांडे नाम के एक हमारे जवान हुआ करते थे, जिन्हें हम लोग प्रथम शहीद के रूप में जानते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बाग और मेजर जनरल सार्जेंट की हत्या कर दी। मंगल पांडे ने इसी कारतूस की वजह से, इन्होंने विरोध किया, उन लोगों ने बंद करने की बात की तो उन्होंने डायरेक्ट गोली मार के हत्या कर दी। मंगल पांडे ने जैसे ही इन दोनों की हत्या की तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सैन्य अदालत के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई और मंगल पांडे को प्रथम शहीद के रूप में आज भी याद किया जाता है। तो जैसे ही मंगल पांडे को फांसी होती है, उस समय बैरकपुर छावनी के ये थे 34वीं रेजिमेंट के, तो बैरकपुर का कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। ये भी पूछा जाता है आपसे कि जब मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ किया, उसने जिन लोगों की हत्या की उसके अलावा वहाँ का प्रमुख कौन था, तो कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। और मंगल पांडे ने जिसकी हत्या की, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या उन्होंने की थी। ठीक, तो इन्हें फांसी दे दी गई। अब देखिए, मैंने कहा ना कि बारूद तैयार था, चिनगारी की आवश्यकता थी। जैसे ही मंगल पांडे की हत्या हुई, अन्य सिपाहियों को पता चला तो भारत के लोग थे, उन्होंने कहा हम भी इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमारे भी धर्म के खिलाफ है और यदि हमने विरोध अकेले किया तो हमारी भी हत्या हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, सब साथ में विरोध करते हैं। तो चिनगारी फूट पड़ी और 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने अपने अधिकारियों की धड़ाधड़ हत्या करनी शुरू कर दी। और वहीं से निकलकर ये लोग क्या किए, दिल्ली चले आए। और दिल्ली में जाकर इन्होंने क्या किया कि जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, हाँ बहादुर शाह जफर थे या फिर बहादुर शाह द्वितीय जिसे आप लोग बोलते हैं, उससे इन लोगों ने क्या किया। देखिए, वो मुगल थे, पहले मुगल भारत में शासन करते हुए आए थे, तो इन लोगों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। कहा कि आप एक काम करिए कि हम लोग विद्रोह कर दिए हैं। वो जैसे ही दिल्ली में आते हैं, कल के वीडियो में यही हम लोग समझेंगे कि कैसे इसका विस्तार हुआ। ठीक है, ये लोग दिल्ली में पहुँचते हैं और दिल्ली के सैनिक भी इनके साथ हो जाते हैं और अपने
अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। बहुत भारी मात्रा में ब्रिटिशर्स परेशान हो जाते हैं, ब्रिटेन में न्यूज भेजते हैं, वहाँ से सेना लाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब विद्रोह जो है पूरी तरह से भड़क चुका है। विद्रोह के भड़कने का कारण क्या था वो भी आप लोगों ने समझा। कल के वीडियो में आप लोग समझेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग, और यूपीएससी के हिसाब से मैं ये क्लास लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, आपको एडजेक्टिव भी मिल जाएगा, मेंस के लिए भी कंटेंट मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों ने समझा कि 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, ये कैसे इसका शुरुआत किया गया, किस तरह से इसके कारण क्या क्या थे। आप लोगों के माइंड से ये चीज़ आज निकल जानी चाहिए कि केवल चर्बी वाले कारतूस की वजह से विद्रोह हुआ था, ऐसा नहीं है। आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, सैन्य कारण भी थे, तात्कालिक कारण भी थे, जिन सब की वजह से मैंने बताया कि 1857 की क्रांति की परिस्थिति ऐसी थी कि बारूद का एक ढेर था, एक चिंगारी की आवश्यकता थी, चिंगारी दे दी मंगल पांडे ने और वो भड़क गया। पूरे भारतवर्ष में तो नहीं फैल पाया, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत में फैला और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला। लोगों ने इसका विरोध किया और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के पैर हिल गए थे, लेकिन हमारे ही जमींदारों ने, हमारे शिक्षित लोगों ने उनका सहयोग किया और धीरे धीरे करके दमन कर दिया गया। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रमुख केंद्र थे इस विद्रोह के, कौन इसका नेतृत्व कर रहा था और किसने इनका दमन किया, किस तरह से, कौन बचे कौन भाग गए, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो खत्म होता है, वीडियो कैसा लगा आप लोग यदि लास्ट तक आए हैं तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि कंटेंट पसंद आया है, पसंद नहीं आया है तो वीडियो को लाइक मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कारण के साथ बताइए कि सर आपने ये मिस्टेक किया और आप ये नहीं बता पाए। ठीक है, आप लोग कारण बताएंगे, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, ये आपका दायित्व है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लाइक और डिसलाइक की बटन आपके हाथ में है, जो चाहे आप कर सकते हैं। पसंद आए लाइक करिए, अगर पसंद ना आए डिसलाइक करिए, लेकिन कारण के साथ बताकर जाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे कल इसी वीडियो के साथ, इसके अगले चैप्टर के साथ हम लोग 1857 की क्रांति का पार्ट 2 लेकर आएंगे और पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, प्रिपरेशन करें।